Hello students, so let us study Monetary Policy Framework Agreement. This framework was adopted in the year 2015 and this framework was incorporated in the Reserve Bank of India Act 1934 in the year 2016. 2016 के अंदर ये जो फ्रेमवर्क है इसको RBI Act 1934 को अमेंड करके उसमें इंक्लूड कर दिया गया. Therefore, this monetary policy framework is now a part of RBI Act. According to this framework, the prime objective of monetary policy is to maintain price stability, keeping in mind the objective of growth. इस लाइन का मतलब ये है कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग अडॉप्ट किया गया. वाई फ्लेक्सिबल? क्योंकि इन्फ्लेशन को तो टारगेट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, बट वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल बिकॉज वी हैव टू कीप इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एज वेल. सो अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, the objective of the monetary policy is flexible inflation targeting, that is to maintain price stability, keeping in mind the objective of growth. So this is flexible inflation targeting. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करेगी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई. और ये जो इन्फ्लेशन टारगेट है एवरी 5 ईयर रिवाइज़ किया जाएगा. 2016 से 2021 5 साल के लिए जो इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया गया दैट इज़ 4%. 4% का इन्फ्लेशन का टारगेट है, लेकिन इसमें एक अपर और लोअर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 2% भी दी गई है. यानी कि इन्फ्लेशन 4-2 यानी 2% से लेकर 4+2 6% तक वेरी कर सकता है, बट जो टारगेट है वो 4 रहेगा विद अ टॉलरेंस लिमिट ऑफ 2%. नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो पॉलिसी रेट है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फिक्स करेगी टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट. पॉलिसी रेट क्या होता है हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश करना होगा हाफ ईयरली इंटरवल्स के अंदर, यानी कि साल में 2 बार. एंड इट शुड हाईलाइट द कि इन्फ्लेशन के सोर्सेज क्या क्या हैं उस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड होना चाहिए. साथ ही साथ अगले 6 से 18 महीने तक क्या इन्फ्लेशन हो सकती है ये भी उस रिपोर्ट का पार्ट होना चाहिए. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर सीपीआई इन्फ्लेशन 2% से नीचे या फिर 6% से ऊपर रहती है 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक, 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स मतलब 9 मंथ्स, अगर सीपीआई इन्फ्लेशन 2 से नीचे या 6 से ऊपर रहती है फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि आरबीआई इज़ डीम्ड टू हैव फेल्ड इन अचीविंग द इन्फ्लेशन टारगेट. और इस सिनेरियो के अंदर आरबीआई इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इन्फ्लेशन टारगेटिंग. इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब यह है कि इन इन्फ्लेशन टारगेटिंग the priority is given to controlling inflation over other objectives. तो other objectives को साइड में रखते हुए priority is given to controlling inflation only. So this is inflation targeting. और monetary policy framework agreement में हमने स्टडी किया है कि the objective of MPFA was to incorporate flexible inflation targeting. So it was a kind of targeting only, targeting the inflation in the country. सो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? नाउ लेट अस स्टडी द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग. द फर्स्ट एडवांटेज इज इंक्रीजिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक. तो सेंट्रल बैंक की अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज कैसे होगी? क्योंकि नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी आर क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. ये कह दिया गया है कि जो इन्फ्लेशन है वो 2% से नीचे होने पर और 6% से ऊपर होने पर आरबीआई विल बी हेल्ड अकाउंटेबल. इन्फ्लेशन टारगेटिंग से पहले क्या होता था? आरबीआई के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते थे, उसमें से एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता था, दूसरा होता था ग्रोथ लाना. तो ऐसे करके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि सब्जेक्टिव थे अपने आप में. बट इन्फ्लेशन टारगेटिंग करने से नाउ सेंट्रल बैंक्स के जो ऑब्जेक्टिव है
जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिए गए हैं कि 2% से नीचे या 6% से ऊपर होने पर अगर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक ऐसा होता है देन इट इज़ डीम्ड कि यू हैव फेल्ड इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन. सो इट मेक्स द सिस्टम, इट मेक्स द सेंट्रल बैंक मोर अकाउंटेबल. The second important advantage is that it increases the sensitivity towards inflation. इन्फ्लेशन जो है वो लोगों को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर इन्फ्लेशन बिकम्स द सेंट्रल पॉइंट. तो इट इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक टुवर्ड्स कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. The next important advantage is that to some extent this inflation targeting decreases the scope of conflict between government of India and the central bank which is RBI. इन जनरल ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आरबीआई को थोड़ा प्रेशराइज करती है कि आप पॉलिसी रेट और जो बाकी रेट्स हैं वो कम रखें ताकि मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो, इंटरेस्ट रेट्स कम हो और जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ आती रहे. लेकिन इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है. अब यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग अगर हम ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर. गवर्नमेंट खुद ही इन्फ्लेशन का टारगेट दे रही है आरबीआई को कि आपको 4% ±2% यानी 2% से 6% तक इन्फ्लेशन को रखना है. तो जब गवर्नमेंट खुद ही आरबीआई को एक क्लियर मैंडेट, एक क्लियर टारगेट, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव दे रही है, तो फिर आरबीआई कैन ऑलवेज से बैक कि इन्फ्लेशन 6% से ऊपर जा चुकी है, इसलिए नाउ आई हैव टू टेक दीज ड्रास्टिक स्टेप्स. तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट भी आरबीआई को सपोर्ट करेगी. इन्फ्लेशन टारगेटिंग से आरबीआई के रोल में ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है और उस क्लैरिटी के कारण जो स्कोप ऑफ कन्फ्लिक्ट है बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई वो कुछ हद तक कम हुआ है. पूरा नहीं बट कुछ हद तक. नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग. देखिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग समटाइम्स मे नॉट बी डिज़ायरेबल इन द डेवलपिंग कंट्रीज़. इट इज़ बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो इन्फ्लेशन होती है वो सप्लाई साइड फैक्टर्स के कारण होती है. सप्लाई साइड फैक्टर्स यानी कि या तो प्रोडक्टिविटी कम है, या फिर मान लीजिए कि ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए तो उस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी. और इन सब सप्लाई साइड फैक्टर पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से सप्लाई साइड फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती. आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से सिर्फ डिमांड को कम कर सकती है. कैसे? आरबीआई मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी रिड्यूस कर देगी जिससे कि डिमांड फॉर द गुड्स कम हो जाएगी. सिर्फ इसी तरीके से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है. लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स होते हैं. मान लीजिए इंडिया के अंदर मान लीजिए इन्फ्लेशन 10% होगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी, और ये जो इन्फ्लेशन है, लेट अस सपोज दिस इज़ बिकॉज ऑफ, और ये जो 10% इन्फ्लेशन है, मान लीजिए कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से ये इन्फ्लेशन आई है. अब इस इन्फ्लेशन के चलते अगर आरबीआई डिमांड, अपने पॉलिसी रेट बढ़ाता है और डिमांड को कम करता है, तो उससे क्या होगा, जो ऑयल के प्राइसेस तो कम होने वाले हैं नहीं, इन्फ्लेशन तो उतनी रहेगी, लेकिन डिमांड को कंट्रोल करने के चक्कर में आरबीआई अपने पॉलिसी रेट इंक्रीज़ कर देगा और जिससे क्या होगा, जो फर्दर जो ग्रोथ है इन द इकोनॉमी वो स्लो डाउन हो जाएगी. Therefore, in developing countries, inflation is mostly due to the supply side factors, and it is not possible to control these supply side factors through the monetary policy. So, when monetary policy will reduce the inflation by reducing the aggregate demand in the economy, it will have negative impact on the economic growth. तो हमने स्टडी किया कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू इन्फ्लेशन, डिक्रीज स्कोप ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट, एंड इट हैज़ अ सर्टेन नेगेटिव कोनोटेशन एज वेल बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी का सप्लाई साइड फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है. क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग का ये डिसएडवांटेज है कि सप्लाई साइड फैक्टर्स मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल नहीं कर सकती, इसी कारण हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग नहीं, हमने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की है. वी टॉक्ड अबाउट फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जिसका मतलब क्या है, मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ. सिर्फ अगर आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेके चलता तो बट सिर्फ इन्फ्लेशन को ही देखता, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी करना हो वो करता, लेकिन नाउ मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, येस यू हैव टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बट यू हैव टू कीप इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एज वेल. दैट्स व्हाई इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट
targeting, not inflation targeting. In flexible inflation targeting, RBI will keep in mind the impact on the economic growth. तो अगर RBI कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी, तो RBI विल नॉट टेक दो स्टेप्स, RBI विल बी रिलक्टेंट टू टेक दो स्टेप्स. स्टूडेंट्स कई बार कन्फ्यूजन ये क्रिएट करते हैं कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर जो फ्लेक्सिबल है इट इज़ बिकॉज 4% ±2%. नहीं, ये दिस इज़ नॉट द फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का मतलब ये है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ. दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी. सो दिस इज़ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग. आई होप इससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे. थैंक यू सो मच.